3 दिन से आयशा पेट में दर्द की शिकायत कर रही थी, मगर किसी ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। यतीम खाने की नौकरानी उसे हर बार दर्द की एक दवाई दे देती थी। एक दिन गेट पर चौकीदार नहीं था। आयशा चुपके से यतीम खाने से बाहर निकल आई, पेट पकड़े सीधे अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने आयशा का चेकअप किया तो हैरत से उसका चेहरा देखने लगी। और फिर इसी शाम यतीम खाने के गेट पर पुलिस की गाड़ी मौजूद थी। साथ में आयशा और वो डॉक्टर भी थी। आयशा की हिम्मत से सालों से चलते मकरूह धुंधे का पर्दा फाश हो चुका था, क्योंकि मैं खामोशी से एक तरफ बैठी तमाम बच्चों को बगौर देख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा सर घूम रहा हो। न जाने क्यों मुझे अपनी हालत कुछ बेहतर नहीं लग रही थी। 1-2 बार मैंने वार्डन के पास जाने की कोशिश की थी, लेकिन घबराहट इतनी थी कि मुझसे अपनी जगह से खड़ा भी नहीं जा रहा था। चंद लम्हे बाद मेरी दोस्त रमल मेरे पास आकर बैठी तो मैं उसका हाथ थाम कर बोली कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अभी जान निकल जाएगी। तुम कुछ करो, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मेरी बात सुनकर रमल बेइख्तियार बोली, क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है, डॉक्टर के पास चलो। जबकि मैं फौरन बोली, यतीम खाने के डॉक्टर अभी आ नहीं रहे, उनकी शादी हो रही है। तुम वार्डन को बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर रमल फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और वार्डन की तरफ भाग। लम्हे बाद वार्डन मेरे सामने खड़ी थी और सवालिया अंदाज में बोली, क्या हो रहा है तुम्हें? उनका खुरांट चेहरा कर मुझे मजीद परेशानी होने लगी, मगर मैं हिम्मत करके बोली, मैडम मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे कंधे को थपथपाया और बोली, तुम मुंह से बताओ, कहाँ तकलीफ हो रही है? मुझे इल्हाम नहीं आ रहा। मेरा हाथ बेइख्तियार पेट की तरफ गया और मैंने कहा, मेरा सर भी घूम रहा है और पेट में भी तकलीफ है। अजीब सी घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वार्डन खुलखलाकर हंसी और बोली, बहुत बड़ी ड्रामेबाज लड़की हो तुम। 100 ड्रामेबाज मरे होंगे फिर तुम पैदा हुई होगी। जा बैठो, यतीम खाने के डॉक्टर अभी नहीं आ रहे, जब वो आएंगे तब इलाज हो जाएगा। बिला वजह हमारे सर पर अजाब की तरह मुसल्लत हो गई हो तुम सब। ये कहकर वो खातून चली गईं, जबकि मेरी हालत अब खराब होना शुरू हो गई थी। तकलीफ लफ्जों से बाहर थी। कुछ देर बाद मैंने धुंधली आंखें खोली तो सामने यतीम खाने की नौकरानी खड़ी थी। वो मेरी तरफ एक गोली बढ़ाते हुए बोली, अरे मेरा बच्चा, क्या हो रहा है? ये खा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। उस वक्त तकलीफ इतनी शदीद थी कि मैंने बेख्तियार हाथ बढ़ाकर गोली ली और पानी के साथ निगल ली ताकि थोड़ा आराम आ सके। कुछ ही देर बाद मुझे अपना वजूद सुनहोता महसूस हुआ। कब आंख बंद हुई मुझे इल्म नहीं। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे मेरा दिमाग तारीकी में चला गया हो। लोगों की आवाज़ें मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थीं। हालांकि यतीम खाने में दोपहर के वक्त सोना किसी के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि हम सब बच्चे एक साथ रहते थे और शोर हद से ज़्यादा होता था। इस शोर में सोना बेहद मुश्किल था। मेरी आंख मगरिब के बाद खुली, वो भी ठेस लगने से। मैंने फौरन अपनी दोस्त को तलाश किया, जो मेरे करीब बैठी मुझे प्यार कर रही थी। मैंने कहा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, जबकि वो बोली, वार्डन के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने साफ कहा है कि मरती है तो मर जाए, हमारा मसला नहीं। डॉक्टर आएगा तभी कोई मसला हल हो सकता है। मैं रोते हुए बोली, नहीं रामिल, मुझे नहीं मरना। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर मरना ही है तो एक दफ़ा छुरी घोंप कर मार दो, लेकिन ये अजियत बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम कुछ करो प्लीज़। मेरी तकलीफ देखकर वो नौकरानी के पास गई। चंद लम्हे बाद वही नौकरानी मेरे सामने खड़ी थी, चेहरे पर आजिज़ी थी। वो मेरा कंधा थपथपाते हुए बोली, ना बची, वो गोली में बार बार नहीं दे सकती। तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, वरना तुम्हारी तबीयत मज़ीद ख़राब हो सकती है। इनकी बात सुनकर मैं फ़ौरन बोली, गोली खाने से भला किसकी तबीयत ख़राब होती है? आपको क्या हो गया है? खुदा के लिए मुझे वो दवा दे दें। मुझे बहुत आराम आया था। मैं सो गई थी, जबकि वो बोली नहीं, गड़िया।
मैं तुम्हें इतनी ज्यादा दवा नहीं दे सकती, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, या फिर वार्डन को जाकर कहो कि तुम्हारा इलाज किसी बाहर के डॉक्टर से करवाएं। मैं फौरन बोली, नहीं, वार्डन मारेगी। ये सुनकर नौकरानी वहां से चली गई और मेरी हालत मजीद पेचीदा होती जा रही थी। मुझे यहाँ पर 2 साल की उम्र में लाया गया था। जब से ही मेरी जिंदगी पुरस्कून हो गई थी। मेरी जिंदगी में 3 से 4 वार्डन आई थी जिन्होंने मुझे पाला था। आज मैं पूरे 12 साल की हूँ और जिंदगी को अब समझने लगी हूँ। यतीम खाने के बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके सरपरस्त नहीं होते, और जो होते हैं इनको सिर्फ अपनी नहीं बल्कि बाकी सबकी भी खैर खबर रखनी होती है। इसीलिए कभी भी वैसा प्यार नसीब नहीं होता जो हम डिजर्व करते हैं। काफी देर तक मैं अपना पेट पकड़े बैठी रही। अब दर्द शदीद होना शुरू हो गया था, इसीलिए मेरी चीखें भी बुलंद होने लगी थीं। मुझे तड़पता देखकर रमिल भी रो रही थी और आसपास मजीद लड़कियां भी जमा होना शुरू हो गई थीं। इसलिए सब लोग मुझे समझा रहे थे कि ऐसे मत करो, हिम्मत करो, अगर तुम तकलीफ से चीखोगी तो तुम्हें मजीद तकलीफ होगी। मगर मैं उनमें से किसी एक की भी बात नहीं समझ पा रही थी क्योंकि मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काफी देर बाद मेरा दिमाग एक बार फिर तारीकी में डूबने लगा और मैं कब बेहोश हुई मुझे कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ तो मैं एक बार फिर दर्द की तकलीफ से जागी। मैं उठी तो सामने वही नौकरानी खड़ी थी, हाथ में गोली थामे वो मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली कि ये गोली निगल लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए और किसी बच्चे को भी ना बताना कि मैं तुम्हारे पास गोली देने आई थी, और अगर वार्डन मेरे बारे में कुछ भी कहे तो चुपचाप सुन लेना, लेकिन इसको भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। मैं बेख्तियार बोली, क्यों? इस गोली में ऐसा क्या है जो आप सबसे छुपा रही हैं? मेरी बात सुनकर इसका चेहरा लम्हे भर को सन्नाटे में आ गया। फिर मुझे देखते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फजूल बातें करने की जरूरत नहीं, चुपचाप इसे निगल लो। मेरी आंखों में आंसू थे। ये दर्द की दवा मुझे सुकून दे रही थी, इसीलिए मैंने चुप रहने और इस नौकरानी की बात मानने में ही आफियत जानी। मैंने जल्दी से गोली हलक से उतार ली। मुझे अब भूख भी लग रही थी, मगर वो औरत बोली, अभी तो तुमने गोली खाई है और अब तुम सुकून की नींद सो जाओगी, फिलहाल कुछ मत खाओ। ये कहकर वो चली गई और मेरा दिलो दिमाग दोबारा तारीकी में डूबने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं गहरी नींद सो गई। न जाने इस दवा में कैसा नशा था कि हलक से उतरते ही मुझे कुछ पता नहीं चलता था। मैं काफी देर तक सोती रही। दोपहर 3 बजे के बाद ऐसा लगा जैसे कोई मुझे लात मार कर उठा रहा हो। आंख खुली तो सामने वार्डन खड़ी थी। वो बोली, सोने के लिए तुमने अच्छा ड्रामा रचाया है, उठो और जाकर अपने हिस्से का काम करो। यहाँ कोई तुम्हारा मुलाजिम नहीं बैठा जो तुम्हारे हिस्से की सफाइयां भी करे, जल्दी उठो। मैंने सर हिलाकर उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही खड़ी हुई इतनी तकलीफ दे लहर पूरे वजूद में दौड़ी कि मैं चीख मारकर जमीन पर बेहोश हो गई और मेरे मुंह से खून निकलने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वार्डन भी भागकर मेरे पास आई और बोली, जाओ वॉशरूम, मगर मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, बल्कि मुझे खून की उल्टियां होना शुरू हो गईं। थोड़ी देर बाद जाकर वो रुकी तो मैं दोबारा बेहोश हो गई। वार्डन ने न जाने किसको बुलाया जो मुझे गोद में उठाकर सीधा डॉक्टर के क्लिनिक ले गए। कुछ देर बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा कपड़ा हटाकर चेकअप कर रहा हो। मेरा जिस्म सुन था लेकिन दिमाग जाग रहा था, इसलिए होने वाली हर कार्रवाई मुझे महसूस हो रही थी। 2 से 4 हाथ मेरे जिस्म पर हरकत कर रहे थे। न जाने ये कैसा इलाज था कि कुछ देर बाद मुझे होश आने लगा। आंख खुली तो सामने वार्डन और 2 डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे। मैं जैसे ही उठकर बैठी, एक डॉक्टर ने पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैंने सर हिलाया तो वो मेरा कंधा थपथपाते हुए बोला, डरने की बात नहीं, आपने कोई गलत चीज खा ली थी जिससे पेट में दर्द हो रहा था, इसी वजह से खून की उल्टियां हुई। आप अपना ख्याल रखें वरना तबीयत मजीद बिगड़ सकती है, हम आते रहेंगे। ये कहकर डॉक्टर्स चले गए और वार्डन मुझे सहारा देकर बाहर ले आई। न जाने क्यों इसके चेहरे पर मुझे नदामत महसूस हुई। इससे पहले ही वो बोली, जाओ तुम अंदर कमरे में सो जाओ और बाहर नजर नहीं आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, अपना ख्याल रखो। ये कहते ही वार्डन मेरे पास से चली गई थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाकर कमरे में आई और अपने बिस्तर पर लेट गई। मेरी सारी दोस्तें मेरे करीब आ गईं और मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगीं, फिर मुझसे जुड़कर बैठ गईं, जबकि इस वक्त मुझे सब बुरा लग रहा था। न जाने क्यों मुझे बेहद घबराहट हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे नहीं मालूम था। हाँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा था। न जाने क्यों
दर्द में अब काफी बेहतरी आ गई थी। कुछ देर बाद वार्डन रूम में दाखिल हुई और तमाम लड़कियों को देखते हुए बोली, सब अपनी अपनी जगहों पर जाकर बैठ जाएं। कोई भी आयशा को परेशान नहीं करेगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। जबकि रमल फौरन बोली, लेकिन मैडम आयशा को हुआ क्या है? आखिर ऐसा कौन सा मसला पेश आया है जो आयशा को खून की उल्टी हो रही है? हमने सुना है खून की उल्टी के बाद इंसान मर जाता है, लेकिन आयशा अभी। वो अपनी बात मुकम्मल करती इससे पहले ही मैडम बोली, चुप रहो, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जाकर अपनी जगह पर बैठो। तुम डॉक्टर हो या हम डॉक्टर हैं, जो होना होगा वो हो जाएगा। आए, बड़ी खून की उल्टी के बाद इंसान मर जाता है। ज्यादा दिमाग चल रहा है तुम्हारा। जबकि मेरी दोस्त फौरन ही मेरे करीब से उठकर चली गई, क्योंकि जानती थी अगर मजीद वहां ठहरी तो बिला वजह उनकी डांट का शिकार होगी। वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते हुए बोली, तुम बस अब खाना खाना और सो जाना, उठने की जरूरत नहीं है। दर्द इंशाअल्लाह तुम्हारा ठीक हो जाएगा, और अगर किसी भी किस्म की घबराहट हो रही हो तो हुआ की तरफ बैठ जाना, समझ रही हो। जबकि मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर हिला दिया। वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर कमरे से चली गई और मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी ही देर गुजरी जब मुझे वाकई घबराहट होना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घट रहा हो। ये मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे अच्छी तरह याद था, कुछ बच्चियों के लिए बाहर से बर्गर आया था, जो मैंने भी खाया था, और उसके बाद से मेरी ये तकलीफ होना शुरू हो गई थी। वो बर्गर रमल ने भी खाया था, लेकिन जो बर्गर मैंने खाया था, न जाने क्यों उसका जायका मुझे थोड़ा मुख्तलिफ लगा था। और फिर जो हालत मेरी होना शुरू हुई थी, उससे साफ जाहिर था कि कुछ तो गड़बड़ उस बर्गर में जरूर थी। मैं खामोशी से आकर सहन में बैठ गई। अगर हमारे डॉक्टर साहब आज यतीम खाने में मौजूद होते तो मेरा हाल ऐसा ना होता। बाज यतीम खानों में अगर स्टाफ की कमी हो जाती है तो बाहर से डॉक्टर हायर कर लिए जाते हैं, लेकिन इस यतीम खाने में ऐसा नहीं किया गया था। इस बात की कई बच्चियों ने शिकायत भी की थी, लेकिन उन्हें डांट डपट कर खामोश करवा दिया गया था। मैं लॉन में आकर बैठ गई। मेरी नज़रें बेइख्तियारी तौर पर मेन गेट की तरफ जा रही थीं। न जाने क्यों मेरा बार बार दिल चाह रहा था कि मैं उस यतीम खाने को छोड़कर फिलहाल कहीं भाग जाऊं, किसी अस्पताल में अपना चेकअप करवाऊं, क्योंकि जिस तरह की हालत मेरी हो रही थी वो कंडीशन यहाँ के डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे। और जिन्होंने आज दोपहर मेरा इलाज किया था, उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो उन पर डॉक्टर हैं, बिला वजह सफ़ेद कोट पहनकर खुद को डॉक्टर समझ रहे हैं। काफ़ी देर तक मैं ठंडी हुआ में बैठी रही। रोमल भी मेरे पास आ गई। वो उधर उधर की बातों से मेरा दिल बहला रही थी, लेकिन मैं किसी एक बात पर भी कान नहीं धर रही थी। कुछ ही देर गुजरी जब मुझे नींद के झटके लगने शुरू हो गए। फिलहाल मैं उठकर वापस कमरे में आई और हाल में एक तरफ लेट कर सो गई। अगली सुबह मेरी आंख फजर के वक्त खुली। एक बार फिर शदीद दर्द ने मुझे जकड़ लिया, जब अचानक वही नौकरानी अपना मुंह दबाते हुए मेरे पास आई और मेरी तरफ पानी और गोली बढ़ाते हुए बोली, जल्दी से उसे निगल जाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तुम्हारी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी, जल्दी से ये गोली लो। जबकि मैं इस मुलाजमा को देखते हुए बोली, नहीं, मुझे कोई गोली नहीं लेनी, मुझे दर्द नहीं हो रहा। मगर वो मुझे देखते हुए बोली, अरे कुछ देर बाद तुम्हें शदीद दर्द उठेगा, फिर क्या करोगी? मैं तो अभी कुछ देर बाद ही यहां से चली जाऊंगी, आज मेरी ड्यूटी हाफ डे की है। इस औरत की बात सुनकर मैं थोड़ा घबराई। ये बात हकीकत थी कि किसी भी किस्म का रिस्क लेना अपनी जान पर अजाब बनाने के बराबर था। मैंने खामोशी से वो गोली हाथ में ले ली और अपने हलक में अंडेल कर गहरी गहरी सांस लेने लगी। वो औरत मेरा कंधा थपथपाते हुए बोली, बस आज आखिरी दिन है, 3 दिन हो गए, तुम्हारा ये दर्द खत्म हो जाएगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये कहते हुए इसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। न जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मैं कुछ कहती हूं, इससे पहले ही वो औरत चली गई थी। कुछ ही देर बाद मेरा दिमाग एक बार फिर तारीकी में जाना शुरू हो गया था, और मैं कब गहरी नींद में गई मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरी आंख शाम 4 बजे के करीब खुली
सब बच्चियां अपने आप में मगन खेलने कूदने में लगी हुई थीं। कोई बातें कर रहा था, कोई चाय पी रहा था तो कोई सो रहा था। ये वक्त आराम का ही होता था। मैं बैठ गई और चारों तरफ गौर से देखने लगी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मेरे जागते ही रमल मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ थामते हुए बोली, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर के पास चलें। जबकि मैं फौरन बोली, डॉक्टर साहब आ गए। वो सर नफी में हिलाते हुए बोली, नहीं, वो डॉक्टर तो नहीं आए, लेकिन कल जो तुम्हारा इलाज करने के लिए आए थे वही केबिन के अंदर बैठे हुए हैं। सुबह से तुम्हारा 3 बार पूछ चुके हैं कि तुम जागी या नहीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। वो डॉक्टर मुझे पसंद नहीं आए थे। न जाने क्यों उन्हें देख देख कर मुझे घबराहट हो रही थी। कल भी जिस तरह उन्होंने मेरे वजूद को जांचा था, मुझे अच्छा नहीं लगा था। मेरे कपड़े हटाना मुझे अजीब कैफियत में मुब्तला कर रहा था। आखिर वो लोग मेरा इलाज कर रहे थे या फिर मेरे वजूद की जांच? ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। काफी देर तक मैं गुमसम बैठी रही। रमल ही मेरे लिए मेरे हिस्से का नाश्ता लाई और अपने हाथों से खिलाया। मेरा दिमाग एक बार फिर तारीकी में जाना शुरू हो गया था, लेकिन अब मैं हिम्मत करके लान में आ गई, क्योंकि मुझे हल्का हल्का दर्द शुरू हो चुका था। मेरी आंख बेइख्तियार दरवाजे की तरफ गई। वहां पर गार्ड मौजूद नहीं था। शाम 4 बजे के वक्त सबका टी टाइम होता था। सब चाय के लिए अपने अपने क्वार्टर चले जाते थे। मैं खामोशी से कदम ब कदम चलती हुई दरवाजे के पास आ गई। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो एक भी गार्ड मौजूद नहीं था, हालांकि इस वक्त 4 गार्ड होना लाजिम थे। मैंने दरवाज़ा देखा तो वो भी इत्तेफाकी तौर पर खिला हुआ था। यकीनन कोई गार्ड बाहर बिस्किट वगैरह लेने गया हुआ था। मैंने एक गहरी सांस ली। एक बार फिर पलटकर अपने यतीम खाने को देखा। दरवाजे के पास रमल भी खड़ी मुझे परेशान नजरों से देख रही थी। मैंने दूर से उसे चुप रहने का इशारा किया और खामोशी से बाहर आ गई। अब दर्द तेज होना शुरू हो चुका था। यकीनन मेरी तबीयत खराब हो रही थी। मुझे नहीं मालूम था कहाँ जाना है, लेकिन एक दफ़ा एक साहब आए थे जो काफ़ी बच्चियों को लेकर पार्क गए थे। मैं इसी समत चलना शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने मेरी मेमोरी काफ़ी शार्प बनाई थी, इसीलिए मैं भूली नहीं थी। काफ़ी दूर आ जाने के बाद मैंने एक खातून से अस्पताल का रास्ता पूछा। उसने हैरान होकर मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैं साफ सुथरे कपड़े और अच्छी चप्पल में थी। यू ब्लैक बच्ची, आप कौन हो? मैंने धीरे धीरे खुद पर बीती हुई तमाम दास्तान बता दी कि मैं एक यतीम खाने की लड़की हूँ। वहाँ मुझे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन मेरा इलाज ठीक तरह से नहीं हो रहा और मुझे वो सब मशकूक लग रहे हैं। इसलिए मैं खामोशी से बाहर आ गई और अब अस्पताल का रास्ता तलाश कर रही हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? वो औरत बोली, बेटा, मैं आपको वापस यतीम खाने छोड़ आती हूँ। आपका अमला आपका इलाज करवाएगा और मैं आपके लिए शिकायत भी करूंगी। जबकि मैं सर नफ़ी में हिलाते हुए बोली, अभी फ़िलहाल मुझे अस्पताल पहुंचा दें। मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। वहां जाकर ही मेरा इलाज होगा, क्योंकि यतीम खाने वाले मुझे काफ़ी मशकूक लग रहे हैं। मेरी जान को ख़तरा महसूस हो रहा है। कल मुझे खून की उल्टी भी हुई, लेकिन उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी बात सुनकर वो औरत शॉक्ड रह गई और बोली, अच्छा ठीक है, आपके हालात वाकई ठीक नहीं लग रहे। उसने रक्षा रोका और मेरे साथ बैठ गई। मैंने उसे यतीम खाने का नाम और लोकेशन बता दी, जिसकी वजह से मुझे घबराहट हुई कि कहीं ये मुझे वहीं न ले जाए। मगर वो मुझे एक बड़े अस्पताल ले आई। हम सीधा रिसेप्शन की तरफ बढ़े। उसने मेरे नाम की पर्ची बनवाई और एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई। मैं धड़कते दिल के साथ अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद हमारा नंबर आया और हम दोनों अंदर चले गए। सामने एक अधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी। काफी संजीदा चेहरे पर चश्मा लगा हुआ था। करीब जाकर मैंने उन्हें सलाम किया। वो मुझे बैठने का इशारा करते हुए बोली, क्या हुआ बच्चे, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं कुछ कहती, उससे पहले ही मेरे साथ मौजूद औरत ने उसे तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया कि वो मेरी रिश्तेदार नहीं है, बल्कि एक राहगीर है। इसकी बात सुनकर डॉक्टर ने इसका बेहद शुक्रिया अदा किया कि आप जैसे खिदमत खल्क करने वाले इंसान लोगों के लिए बहुत बड़ी रहनुमाई है। आपका बेहद शुक्रिया। जो आपने इस बच्ची की मदद की, अल्लाह आपको इसका बहुत अजर देगा। इसके बाद वो डॉक्टर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गई और मुझे देखते हुए बोली,
अब आप मुझे ये बताओ, आपके साथ हो क्या रहा है? मैंने धीरे धीरे अलिफ से लेकर ये तक अपने दिल की तमाम बातें उनसे कहीं, जो मुझे इन दो डॉक्टर के लिए महसूस हुई थीं और उस मुलाजमा के लिए भी। इसने हमदर्दी तो की थी, लेकिन न जाने क्यों कुछ गड़बड़ जरूर थी। मेरी बात सुनकर वो डॉक्टर परेशानी से बोली, आपने क्या गोलियां खाई थीं? नाम वगैरह देखा था? जबकि मैंने सर नफी में हिलाया और उनको देखते हुए बोली, वो रीपर से निकाल कर मेरे हाथ में रखती थी। जबकि वो बोली, कुछ तो गड़बड़ है, ठहरो मैं तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवाती हूँ। ये कहते ही उन्होंने फौरन अपनी नर्स वगैरह को बुलाना शुरू कर दिया। वो औरत अब काफी लेट हो रही थी। इसने माजरत कर ली और जाने के लिए खड़ी हो गई। मैंने बाकायदा तौर पर उनके गले लगकर उनका शुक्रिया अदा किया, मगर डॉक्टर ने उनका नंबर भी ले लिया कि अगर कोई मसला हुआ तो आपसे राब्ता जरूर किया जाएगा। पहले तो वो खातून घबराएं, लेकिन फिर बात की नौयत समझकर नंबर दे दिया। अब मेरा ब्लड टेस्ट हो चुका था। मैं खामोशी से डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी हुई थी। तकरीबन 2 घंटे बाद मेरी रिपोर्ट्स तैयार होकर आए। इस दौरान इस डॉक्टर ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे पेन कलर दिया, मुझे खाना भी खिलाया। इस दौरान वो अपने पेशेंट्स भी देखती रहीं और मैं पीछे बेड पर लेटी हुई थी। 2 घंटे बाद उन्होंने मुझे बाहर बुलाया। मेरा एक बार फिर चेकअप किया। मुझसे दरियाफ्त किया कि अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा। मैंने सर को नफी में हिलाया और फिर वो मेरी रिपोर्ट्स देखना शुरू हो गए। जैसे जैसे वो रिपोर्ट्स पर लिखी तहरीरें पढ़ रही थी, उनके चेहरे की रंगत अड़ती जा रही थी। वो मुझे देखते हुए बोली, सच सच बताओ, तुम कौन से यतीम खाने से आई हो? तुम झूठ तो नहीं बोल रही बच्ची? मैंने सर नफी में हिलाया तो वो बोली, या अल्लाह, हमारे यतीम खाने में भी ऐसी हरकतें की जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारे इस्लामिक ममालिक में नहीं, ये मुमकिन नहीं। ये कहते ही उसने फौरन अपने बड़े इंचार्ज वगैरह को फ़ोन करना शुरू कर दिया। उनके चेहरे का हाल देखकर मैं भी परेशान हो गई और मैं इनको देखते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा, हवा क्या है? जबकि वो मुझे देखते हुए बोली, बेटा ये आपके जिस्मानी आज़ा निकालने की तैयारियां की जा रही हैं। पहले आपके वजूद को बिल्कुल सुन्न किया जा रहा है, ताकि जब आपकी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो जाए तो आपको बना पता चले, आपके जिस्मानी आज़ा निकाल लिए जाएं और आप पूरी जिंदगी के लिए मफलूज हो जाएं। या अल्लाह, ये कैसा जुल्म हो रहा है? यतीम खाने में इस बर्गर को किस किस ने खाया था? जबकि मैंने फौरन इनको 10 लड़कियों के नाम बताए। वो मुझे देखते हुए बोली, जो तकलीफ तुम्हें हुई है वही इन 10 लड़कियों को भी होगी। बस तुम्हारी मिकदार ज्यादा थी, क्योंकि तुम्हारा गर्दा दिल वगैरह जल्दी निकालना था। मेरा तो हाल ही बुरा हो रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था वो डॉक्टर क्या बोल रही है। उसने फौरन मुझे एडमिट कर लिया और मुझे ड्रिप्स वगैरह लगना शुरू हो गईं। तकरीबन मेरा इलाज इस अस्पताल में पूरे 1 हफ्ते चला और जब 1 हफ्ते बाद मुझे दोबारा यतीम खाने ले जाने की तैयारियां हुईं तो मेरा दिल बैठ गया। मैं रोने लगी कि अगर मैं वहां गई तो वहां के वार्डन और वहां का अमला मुझे खूब मारेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं यतीम खाने में दाखिल हुई तो वहां का निज़ाम ही तब्दील था। तमाम गार्ड्स तब्दील थे, मुलाजमाएं बदल चुकी थी, वार्डन नहीं थी, डॉक्टर साहब बदल गए थे। बाकी के अमला और इंतजामिया के लोग वहां पर ऐसे कोई भी मौजूद नहीं थे। जो पुराने हो रमल और बाकी सुहेलियां मेरी सब मेरे गले लगकर खूब रोईं। रमल ने मुझे बताया कि तुम्हारे जाने के अगले दिन ही पुलिस का छापा पड़ा। यहाँ पर आज़ा की स्मगलिंग हो रही थी। सबको गिरफ्तार कर लिया गया। वार्डन को तो खूब मारा गया। और तुम्हें पता है, वो जो औरत यहाँ की नौकरानी थी, वो तो सबसे बड़ी इस गैंग की सरबराह थी। वही ये निज़ाम चला रही थी। और जो गोलियां तुम्हें दी जा रही थीं, वो उसी ने सबको तुम्हारे जाने के बाद दी। उसका कहना था कि जिस तरह का दर्द आयशा को हो रहा था, तुम सबको भी होगा। जबकि मैं भी खूब रोई। इन लोगों ने बताया कि हमारा भी इलाज किया गया है। जो बर्गर हमने खाया था, उससे हमें भी रात तक तकलीफ होना शुरू हो गई थी। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब हम सब ठीक हैं। वहां की वार्डन ने आकर मुझे बाकायदा तौर पर गले लगाया, मेरा कंधा थपथपा कर मुझे शाबाश दी कि तुम्हारी हिम्मत और लगन ने आज कई लड़कियों को जान से जाने से बचा लिया।
वो एक मुकम्मल गिरोह था जो इस काम में मुलव्विस था। इनके बड़े भी मौजूद थे जो दूसरे यतीम खाने की ब्रांच में मौजूद थे। इन सब को भी पकड़ लिया गया। खुदा का शुक्र था कि ये निज़ाम ख़त्म किया गया, वरना न जाने कितनी मासूम लड़कियां जान से चली जातीं और किसी को पता तक न चलता। मैं सबसे यही कहूंगी कि इंसानियत आज भी अपने दिलों में जगा कर रखें, क्योंकि मरने के बाद हम सबको 2 गज ज़मीन में जाना है और फिर रब्बुल आलमीन को मुंह दिखाना है। अपने आमाल इतने अच्छे ज़रूर रखें कि इस रब से जब आपका सामना हो तो आपको नज़र झुकानी ना पड़े, बल्कि रब्बुल आलमीन को देखकर आप पुरसुकून होकर उनसे बात करें। मेरी ज़िंदगी का ये एक बहुत बड़ा सबक है जो मैं सबको देना चाहती हूँ। जब भी आपको कुछ गलत महसूस हो रहा हो, खुद के साथ गलत ना होने दें। हिम्मत करें, आगे बढ़ें और हौसला बुलंद करके अपने हक के लिए लड़ें। जो लोग खामोशी से बैठ जाते हैं वो हमेशा तकलीफ का ही शिकार रहते हैं। मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।